Hello students, our today's topic is capital structure, concept and determinants. Unit number 9, chapter number 23. Now let us discuss about these concepts. तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारा जो मतलब होता है वो प्रपोर्शन से होता है। मतलब क्या, देखो हमारे जितने भी फंड्स हमें चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन फंड्स को काफ़ी सारे हमारे पास सोर्सेज हैं और आप उस सोर्सेज को किस प्रपोर्शन में, मतलब किस अनुपात में यूज़ करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्रपोर्शन से मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे 100 रुपीज़ चाहिए और मैं उसमें से 50 रुपीज़ अपनी मदर से, 20 रुपीज़ अपने फादर से, 30 रुपीज़ अपने ब्रदर से लेके जाती हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरे अलग अलग प्रपोर्शन की मैंने अपने 100 की कलेक्शन कैसे की, अलग अलग सोर्सेज से की। तो हमारे पास जो सोर्सेज है फंड्स के जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है हमारी, आप सबको ही पता है कि इक्विटी कैसी कैपिटल होती है जिसको क्या होती है, रीपेमेंट अगर लिक्विडेशन के टाइम होती है तो वो भी सबसे लास्ट में होती है, और अगर कोई डिविडेंड भी पे होता है प्रॉफिट्स में से तो वो भी सबसे लास्ट में पे होता है। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट्स की जाती हैं, उसके बाद ही हम इक्विटी को कोई पेमेंट्स करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको प्रेफरेंस राइट होता है, मतलब इसके ऊपर श्योर नहीं है कि इनको प्रॉफिट्स दिया जाएगा, बट ये है कि इनको इक्विटी से पहले, कि इनको इक्विटी को तब ही मिलेगा अगर इन्हीं को कुछ दिया गया। पहला राइट प्रॉफिट्स पे किनका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बोरोड कैपिटल का हमारा मतलब लोन्स वगैरह से है, डिबेंचर्स वगैरह से है, जो हम क्या करते हैं, एक टाइप के लोन की फॉर्म में पब्लिक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से बोरो करते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स वो वाले प्रॉफिट्स होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हम अभी तक जितने भी हमने लास्ट ईयर्स में प्रॉफिट्स कमाए हैं, जब हम उनको अपने पास रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उनको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स। करंट लायबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स वगैरह से हम मतलब उधार पे माल खरीद लेते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये पांचों हमारे पास क्या हो गए, फंड्स के सोर्सेज हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट 4 हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आते हैं एंड द लास्ट 1 करंट लायबिलिटीज, ये हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम किसकी बात करते हैं, मेनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं, तो हम मेनली फर्स्ट 4 को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें देखो क्या बोला हुआ है, एक टेबल दी हुई है, क्या बता रहा है कि लेट अस सपोज कि एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे कलेक्ट कर रही है अपने 10 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 की इशू कर रही है, 2,25,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कलेक्ट कर रही है, 1,12,500 बोरोड कैपिटल मतलब लोन वगैरह से, डिबेंचर्स वगैरह से कलेक्ट कर रही है, एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स उसकी कितनी है, 1,12,500 एंड 1 लाख की उसके पास क्या है, करंट लायबिलिटीज़। तो ये उसका टोटल स्ट्रक्चर हो गया कि उसने 10 लाख अपने कहाँ से कलेक्ट की। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इक्विटी से आप कितने कर रहे हो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल विच इज़ 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,25,000 डिवाइड बाई 10 लाख। तो इस वे में हम सभी के लिए क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज। उसके बाद दिया हुआ परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज में, तो देखो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट 4 क्या है हमारे, लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज और लास्ट 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज। तो आप क्या करोगे अब, लॉन्ग टर्म के टोटल कितने होंगे, 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 1 लाख, तो 9 लाख। तो परसेंटेज ये कैसे कैलकुलेट हुई, 4,50,000 अपॉन 9 लाख, 2,25,000 अपॉन 9 लाख, 1,12,500 अपॉन 9 लाख। तो इस वे में हमारी परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज कैलकुलेट हुई। डिफरेंस समझ आया स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज। टोटल कैपिटल में हमारी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूड होती हैं, लेकिन हमारे जो लॉन्ग टर्म है उसमें सिर्फ हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जितनी कैपिटल हमने कलेक्ट कर रखी है वो ही इंक्लूड होती है। फिर स्टूडेंट्स आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं 3, फिनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर।
तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है आपका वो कंपोजिशन, मतलब ये जो हमारी कंपोजिशन है ना कि इक्विटी 4.5 लाख की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2,25,000 का, बोरोड कैपिटल 112,500 की, रिटेन प्रॉफिट्स भी 112,500 के और करंट लायबिलिटीज 1 लाख की, इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। हमारा फाइनेंस हमने जो स्ट्रक्चर कलेक्ट करके फाइनेंस कितना कितना किस किस सोर्सेज से कर रखा है, तो इसमें हमारे लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों सोर्सेज इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन। किसको बोलते हैं? जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल को लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी टोटल कैपिटल है अगर हम उसमें से क्या कर दें? शॉर्ट टर्म सोर्सेज मतलब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? कैपिटलाइजेशन आ जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज था, ये वाला 50, 25, 12.50, 12.50, ये हमारा क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटलाइजेशन हमारी क्वांटिटी की बात करता है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी उसकी क्वालिटी, कि हमने किस क्वालिटी के अकॉर्डिंग इक्विटी रखी हुई है, कैसी प्रेफरेंस कैपिटल रखी हुई है, मतलब ओवरऑल शेयर उसका कितना रखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। तो पहले केस में देखो क्या कह रहा है कि डेट कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लेस देन इक्विटी कैपिटल। क्यों होती है स्टूडेंट्स? देखो क्या होते हैं कि इक्विटी कैपिटल क्या होती है, आप उसकी अगर लिक्विडेशन, कंपनी वाइंड अप होती है मतलब बंद होती है, तो वो रीपेमेंट जो करती है कैपिटल की सबसे लास्ट में इक्विटी को करती है, और वो भी कब? अगर उसमें कुछ बचा होगा कंपनी के पास कुछ एसेट्स वगैरह तो ही वो रीपेमेंट करती है इक्विटी की, अदरवाइज वो इक्विटी की रीपेमेंट नहीं करती। एंड सेकेंड थिंग, जो हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इक्विटी को सबसे लास्ट में, अगर प्रॉफिट्स प्रेफरेंस को देने के बाद, डिबेंचर्स होल्डर्स को देने के बाद, सारे एक्सपेंसेस मीट करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं तो ही वो इक्विटी को देती है, अदरवाइज नहीं देती। तो इक्विटी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हुई, क्योंकि इक्विटी को डिविडेंड भी लास्ट में मिलेगा सबसे, और उसकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, तो उसके लिए वो जो डिमांड करेंगे कि हमें जो रिटर्न्स मिलनी चाहिए वो हाई रिटर्न्स की ही डिमांड रखेंगे। तो वो जो डिमांड रखते हैं वही हमारी कॉस्ट होती है। जैसे मान लो मैंने किसी से 1 लाख बोरो किए और उसको ये पता है कि मतलब मैंने ये उसे बोल दिया कि 1 लाख अगर मुझे बिजनेस में लगाऊंगी, अगर प्रॉफिट हुआ सफिशिएंट तो तुझे वापस करूंगी, अदरवाइज नहीं। तो वो पर्सन क्या मुझे 1 लाख कोई भी पर्सन दे देगा? ऐसा रिस्क बहुत कम लोग उठाते हैं, और वो क्या हो जाएगी? तो देखो, अब वो जो मुझसे डिमांड करेगा कि अगर तुझे प्रॉफिट हो तो मुझे इतनी इतनी रिटर्न्स अवेलेबल करवाना होगा, मतलब इतनी रिटर्न्स देनी होगी, तो वो जो रिटर्न्स मैं उसको दूंगी वो मेरे लिए तो कॉस्ट बनेगी उस 1 लाख रुपए को यूज़ करने की। तो इसीलिए इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? हाई, और डेट की कम, क्योंकि डेट के पास तो क्या होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट्स हो चाहे ना हो, लॉसेज भी क्यों ना हो, आपको डेट की जो रीपेमेंट है कैपिटल की, या फिर रीपेमेंट जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, वो आपको टाइम टू टाइम करनी ही पड़ती है। उसके बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? डेट कैपिटल रिस्की होती है। अब रिस्की कैसे होती है डेट कैपिटल? पहला वाला जो व्यू पॉइंट है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन कॉस्ट का जो व्यू पॉइंट है ये वाला, ये हमें होल्डर के व्यू पॉइंट से दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो किसके व्यू पॉइंट से दी हुई है? होल्डर के व्यू पॉइंट से दी हुई है। और जो हमारा ये वाला है ये हमें कंपनी के व्यू पॉइंट से दिया हुआ है कि हमारी जो यहाँ पे हम निकालते हैं वो कंपनी के व्यू पॉइंट से निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कंपनी के व्यू पॉइंट से डेट कैपिटल ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या है, अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए फिर भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी पड़ेगी, अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है रिटर्न करने के लिए फिर भी उसको कैपिटल की रीपेमेंट, जिस भी ड्यू डेट जो बनती है उस पर रीपेमेंट्स करनी पड़ेगी। तो कंपनी के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो उसकी पेमेंट्स को क्या कर दे? मना कर दे। तो और लेकिन इक्विटी की तो मना कर सकती है कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी देगी, वरना नहीं देगी। तो इसीलिए कंपनी के व्यू पॉइंट से क्या होती है? डेट कैपिटल ज़्यादा रिस्की होती है, और होल्डर के व्यू पॉइंट से क्या होती है? इक्विटी कैपिटल ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि उसको वहाँ पर रिटर्न्स एश्योर नहीं होता वो रिटर्न्स का कि उसको वो रिटर्न्स मिलेंगी या फिर नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है। तो बात करें डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की सिमिलैरिटीज़ की, तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के ऊपर रेट ऑफ, डेट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और प्रेफरेंस के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड, दोनों पे ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि किस रेट से आपको क्या मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड। जैसे हम बोलते हैं ना 9% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर आपको 9% का क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। और
डिबेंचर्स के केस में हम क्या बोलते हैं 6% डिबेंचर्स, इसका मतलब आपके जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उसके ऊपर आपको 6% की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या कहता है कि ये दोनों सोर्सेज हैं जो कैपिटल के वो लेस कॉस्टली होते हैं, किसके कंपैरिजन में, इक्विटी के। क्यों? क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, तो जो रिस्क ज़्यादा ले रहा है पर्सन वो प्रीमियम भी आपसे ज़्यादा ही डिमांड करेगा, रिटर्न भी तो आपसे ज़्यादा ही डिमांड करेगा, और अगर आपसे रिटर्न्स ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो जो रिटर्न्स उसके लिए है वो आपके लिए तो कॉस्ट है। होता है ना स्टूडेंट्स ऐसा कि जो किसी और की इनकम है वो हमारे लिए खर्चा, अगर हम किसी चीज़ के कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन की वो क्या बन जाती है, इनकम। तो इक्विटी की कॉस्ट हाई होती है और डेट और प्रेफरेंस की लो होती है। क्यों? क्योंकि इनका रिस्क कम होता है, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट के लिए, और जो डेट है उसको तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपको लॉस भी क्यों ना हो जाए। डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो डिसिमिलैरिटीज क्या होती हैं कि एक कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल तो पे करना ही करना पड़ता है, चाहे इसको लॉसेज ही सफ़र क्यों ना हुए हों, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आप पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। बट एक चीज़ ये है कि प्रेफरेंस को इक्विटी को कोई डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब पहले प्रेफरेंस को दे चुके हो। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, देखो टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है कि जो आप इंटरेस्ट देते हो डिबेंचर्स के ऊपर उसको आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हो, फिर आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हो। जैसे मान लो स्टूडेंट्स आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और अभी आपने इंटरेस्ट नहीं दिया डिबेंचर्स पे, और आपका इंटरेस्ट बनता है मान लो 20 रुपये, तो आपको सिर्फ टैक्स जो पे करना है वो 80 रुपये की इनकम के ऊपर पे करना होता है। डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। सेम वे में अगर स्टूडेंट्स आपको 100 की इनकम फिर से हुई, लेकिन इस बार जो आपको 20 रुपीज़ प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पहले 100 पे पूरे पे टैक्स पे करोगे और उसके बाद उसमें से 20 रुपीज़ का डिविडेंड पे करोगे। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन डेट के केस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो कंक्लूजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो दोनों फिक्स्ड सोर्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है कि दोनों की कॉस्ट आपको पहले से ही पता होती है कि आपको कितनी कॉस्ट उनको देनी है। लेकिन कंपल्शन की बात करें तो उसके ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट की आपको कंपल्शन होती है डिबेंचर्स के ऊपर, लेकिन प्रेफरेंस के डिविडेंड की आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती। उसके बाद फिर से आपको दो टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज से आपका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी कैपिटल के साथ साथ जब आप डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल की कॉस्ट फिक्स्ड होती है वो भी आप अपने कैपिटल के लिए यूज़ करने लग जाते हो टोटल सोर्सेज के बीच में, तो आप क्या बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल लीवरेज कर रहे हो। जैसे मान लो स्टूडेंट्स आपको 100 रुपीज़ की कैपिटल चाहिए और सारी आपने इक्विटी से ले रखी है, तो आप 0 लीवरेज पे हो। लेकिन अगर आपने मान लो 100 में से 30 रुपीज़ आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रखे हैं, 10 रुपीज़ डेट कैपिटल के और 60 इक्विटी के, तो वहाँ पे आपने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ किया हुआ है। जैसे जैसे फाइनेंशियल लीवरेज का आप यूज़ बढ़ाओगे स्टूडेंट्स तो आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी की ज़्यादा होती है और डेट की कम। तो जैसे जैसे आप डेट कैपिटल बढ़ाओगे तो इक्विटी कम करते जाओगे, तो कम कॉस्ट वाला आपका एंटर होता जाएगा और ज़्यादा कॉस्ट वाला एग्जिट करता जाएगा, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑन एन एवरेज। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब वो उस टाइम पे होता है कि जैसे आप ये फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, डेट कैपिटल वगैरह, तो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ जाती है फिक्स्ड, कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी चाहे आपको सफिशिएंट प्रॉफिट्स हों या ना। तो इसीलिए क्या करता है कि ये आपकी ना एडवर्स सिचुएशंस में जब आपको लॉसेस नहीं हो रहे हैं, आपके इनएबिलिटी है, प्रॉफिट्स नहीं है आपके पास, तो उस टाइम पे क्या करता है, आपके ऊपर फिक्स्ड बर्डन लगा देता है, और उस फिक्स्ड बर्डन को हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, कि आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी चाहे आपको लॉसेस क्यों नहीं हुए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टैक्स वाला हमने अभी किया कि प्रेफरेंस में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, डिबेंचर्स में मिलता है, उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।